तो हेलो हेलो गाइस। आज हम लोग करेंगे स्टैटिस्टिक्स वीक 5 का पूरा वन शॉट। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वीक 5 का पूरा वन शॉट, और वीक 5 और वीक 6 जो है वो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से थे उन वो लोगों को पता है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो क्लास 11th का टॉपिक है। ठीक है, तो जो लोग मैं ऑलरेडी इसको क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे अपने टाइम पर, तो उन लोगों को तो बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही आता ही होगा। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो, मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो वो खुद एक बहुत ही आसान टॉपिक था। ठीक है, तो पहले ही हम लोग शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो जो है वो थ्योरी में सिर्फ दो ही चीज़ है। एक तो है परम्यूटेशन, नाम में ही पता लग रहा है, एक है परम्यूटेशन और दूसरा है कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन का जो मतलब कि ऐसे तो बताना जाए तो दो फॉर्मूला है, लेकिन जो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा काम में आता है वो है NPR वाला फॉर्मूला, जिसका है n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला जो ज़्यादा काम में आता है, NCR वाला फॉर्मूला, जो n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। ठीक है, तो कब कहाँ पर यूज़ करूँगा वो हम लोग जल्दी से देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वीक 5 में हमको परमुटेशन के बारे में पढ़ना है और वीक 6 में कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक्स ही है, जल्दी हो जाएगा। पहले हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बताया गया कि यू हैव ए गिफ्ट कार्ड फ्रॉम मेजर रिटेलर विच अलाउज यू टू बाय वन आइटम आइदर। ठीक है, यहाँ पे देखना आइदर, आइदर ए शर्ट और ए पेंट, एक शर्ट या फिर एक पेंट। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी कैटेगराइज योर कार्ड। अगर आइदर का केस आया, ठीक है, यहाँ पे सोचो कि शर्ट है 4 और पैंट है 5। ठीक है, या फिर पैंट है 2, मैं ऐसा समझ ले लिया मेरा आसानी के लिए। तो यहाँ पे शर्ट 4 है और पैंट 2 है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक हमें चूज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक खोपचा कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि ए ऑकर्स इन N1 डिफरेंट वेज। यहाँ पे शर्ट जो है, शर्ट को अगर हम लोग ए पकड़ते हैं तो N1 डिफरेंट वे, मतलब कि ये 4 डिफरेंट वेज है। ठीक है, ए का 4 डिफरेंट वेज, एंड बी ऑकर्स इन N2 डिफरेंट वेज। और हम लोग अगर पेंट को हम लोग बी पकड़ते हैं और टू को हम लोग N2 पकड़ते हैं, N2 डिफरेंट वेज। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए और बी। ठीक है, आइदर का मतलब और, हो सकता है ए या फिर बी। ठीक है, और बी जो है वो हो जाएगा N1 + N2। ठीक है, इस एग्जाम्पल का जो आंसर बन जाएगा, अगर हम लोगों को शर्ट या फिर पैंट चूज करना है तो इसका आंसर बन जाएगा 4 + 2, जो कि 6 वेज बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं कि यहाँ पे देखो बताया गया है कि सेम ही एग्जांपल है, बस यहाँ पे बताया गया कि यू हैव ए गिफ्ट कार्ड फ्रॉम मेजर रिटेलर विच अलाउज यू टू बाय ए शर्ट एंड ए पैंट। ठीक है, शर्ट, अभी इस बार शर्ट भी मैंडेटरी है, पैंट भी मैंडेटरी है। ठीक है, पिछले वाले एग्जांपल में अगर शर्ट मैंडेटरी था तो पैंट नॉट मैंडेटरी हम लोग ऐसे ही घोषित कर देते या फिर वाइस वर्सा। लेकिन इस वाले एग्जांपल में जो है, इसमें शर्ट भी मैंडेटरी है, पैंट भी मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे एंड लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे IITM के लेक्चर्स में वो बहुत ही ट्री बना के समझाया गया है, जो कि हमको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये सब थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन में सिर्फ वही दो फॉर्मूला जो मैंने शुरू में बताए थे, परमुटेशन वाला एक फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन वाला एक फॉर्मूला, छोटा मोटा कुछ भी थ्योरी का एक पार्ट हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके देख सकते हो कि अगर ए इवेंट भी मैंडेटरी बन जाता है और बी इवेंट भी मैंडेटरी बन जाता है, एंड आ जाता है, तो उसके लिए भी हमने एक खोपचा कॉन्सेप्ट रेडी करके रखा है कि इफ ए ऑकर्स इन N1 डिफरेंट वेज, ठीक है, एंड बी ऑकर्स इन N2 डिफरेंट वेज, देन टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, उस वाले में और था, एक तो ए या फिर बी, मैं बार बार इस पॉइंट पे जो जोर डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ए एंड बी, तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा N1 मल्टीप्लाइज में N2। सोचो कि हम लोग पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, शर्ट है 4, पैंट है 2। ठीक है, शर्ट है 4, पैंट है 2। तो अगर और वाला केस था, आइदर वाला केस था, तो यहाँ पर जो आ रहा था 4 + 2, जो कि 6 आ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर एंड वाला केस है जिसमें दोनों मैंडेटरी है, तो यहाँ पर 4
मल्टीप्लाई में 2, यहाँ पे बन जाएगा 8 वेज, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो n मल्टीप्लाई में 2 हम लोग कर देंगे। तो एक एग्जांपल, दोबारा एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। क्रिएटिंग ए अल्फा न्यूमेरिक 6 डिजिट पासकोड, मतलब कि एक 6 डिजिट पासकोड हम बना लेते हैं जिसमें अल्फाबेट भी होंगे, सॉरी, अल्फाबेट्स भी होंगे और न्यूमेरिक वैल्यू भी होगा, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो देयर मस्ट फर्स्ट 2 लेटर्स अल्फाबेट एंड नेक्स्ट 4 लेटर्स न्यूमेरिक। तो इस एग्जांपल के लिए एक कंडीशन दिया गया है कि 6 डिजिट का पासकोड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इसमें जो पहला शुरू वाला जो दो दो डिजिट है वो अल्फाबेट्स होना मस्ट है, और लास्ट, एक सेकंड, और लास्ट में जो 4 डिजिट बनाया था मैंने, ठीक है, लास्ट का 4 डिजिट जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू होना मस्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, क्योंकि मैं इसको ऐसे लेजर पेन से ना समझाकर मैं दूसरे एक शीट में जाके इसको समझा देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, हाँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हो हमें एक 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए बोल रहा था, 6 डिजिट नंबर, और जिसमें फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स, या फिर हम लोग फर्स्ट टू स्पेस भी लिख सकते हैं, स्पेस ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। फर्स्ट टू स्पेस जो है वो अल्फ़ाबेट होना मस्ट है, और नेक्स्ट 4 स्पेस जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू होना मस्ट है, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू होना मस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखो, हम लोग एक 6 स्पेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, और एक बनाने के लिए इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमें बताया गया कि इन दोनों में अल्फ़ाबेट बैठेंगे। अब अल्फ़ाबेट कितने हैं, तो यहाँ पर भी दो केसेस बनते हैं। एक केस तो है रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, और दूसरा केस बनता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो हम लोग पहले रिपीटेशन अलाउड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में तो अल्फ़ाबेट बैठेंगे, ये हमें ऑलरेडी बता चुका है। अब बात आता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट बैठेगा वो श्योर करके हमको नहीं पता, ठीक है। इसमें जो अल्फ़ाबेट बैठेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें वो वाला अल्फ़ाबेट नहीं बैठ सकता। ऐसा केस बनता अगर हमें बता देते कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, हमको दोनों पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटेशन के बारे में कुछ भी मतलब कि कुछ भी कंडीशन नहीं दिया गया है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे अगर ए बैठेगा तो यहाँ पर ए बैठ ही सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी मतलब कि वो नहीं है, कंडीशन नहीं है कि अगर यहाँ पे ए बैठेगा तो यहाँ पे बी नहीं बैठ सकता, रिपीटेशन अलाउड वाले केस में। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो टोटल अल्फाबेट्स है, टोटल अल्फाबेट्स है 26, हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स है 26, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है। और यहाँ पर ए भी बैठ सकता है, बी भी बैठ सकता है, सी भी बैठ सकता है, डी भी बैठ सकता है, ई भी बैठ सकता है। ऐसा करते करते जेड भी बैठ सकता है, ठीक है। तो जेड तक हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पर जो एक अल्फ़ाबेट बैठने का कितने वेज है, यहाँ पे 26 वेज है, ठीक है। यहाँ पर 26 वेज है, और इस वाले स्पेस में भी अल्फ़ाबेट ही बैठेगा, और रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर जो वाला अल्फ़ाबेट बैठेगा यहाँ पर भी वो वाला अल्फ़ाबेट बैठ ही सकता है। तो इसके लिए इस स्पेस को फिल करने का भी 26 वेज है, ठीक है। और अगर हम देखें कि इन जो लास्ट वाले चारों स्पेस में नंबर्स बैठेगा, ठीक है, नंबर्स बैठेगा। अभी हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, हमारे पास टोटल 10 नंबर्स होते हैं। आप लोग, आप अगर बोलोगे कि भैया 10 कैसे होता है, 10 तो 1 और 0 से बनता है, ठीक है। आप अगर ध्यान से कैलकुलेट करोगे नंबर्स, आप मतलब कि बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि नंबर्स तो 9 होते हैं, हमारे पास नंबर 9 नंबर्स रहते हैं। भाई 0 कहाँ गया, 0 भी तो आएगा ना। 0 1 मायने नहीं रखता, 1 ही पकड़ता है, लेकिन 1 0 तो एक नंबर, एक डिफाइंड नंबर होता है ना, तो 0 भी तो एक नंबर होगा। तो हमारे पास नंबर क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर है। तो यहाँ पर इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए 10 वेज, इस वाले ब्लैंक को भी फिल करने के लिए 10 वेज, इस वाले को भी 10 वेज, और इस वाले को भी 10 वेज, ठीक है। हाँ, तो हम कहा थे कि यहाँ पर देख सकते हो कि
हर एक ब्लैंक को फिल करने का कितने वेज है, तो हम ये सब निकाल चुके हैं। तो अभी हर एक वेज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसके साथ ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर जो है ये 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 1 2 3 4, और यहाँ पे 26 गुने पे 26 कितना आता है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 26 गुने में 26 जो कि आ जाएगा 676, ठीक है। इंटू में 676 जो कि आ जाएगा 676, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि रिजल्ट क्या आया है, 676 1 2 3 4, ठीक है। तो ये एक केस हो गया, ये जो है ये केस 1 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग केस 2 की बात करें, और केस 2 में हम लोग बता दिया कि रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है, ठीक है। रिपीटेशन वो पूरा का पूरा रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करें, तो इस केस में भी हम लोग चार, सॉरी 6 ब्लैंक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो यहाँ पर पहले वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए तो कंडीशंस तो सेम ही है, पहला 2 ब्लैंक अल्फाबेट होगा और लास्ट का 4 ब्लैंक न्यूमेरिक होगा, ठीक है। तो पहले वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए तो अल्फाबेट है, तो 26 वैसे बन जाएगा। सोचो कि यहाँ पर हमने सी पुट कर दिया, तो टोटल वाले जो पॉपुलेशन है, तो आप लोग पॉपुलेशन ज्यादा समझो कि टोटल वाला पॉपुलेशन है 26 सेट, ठीक है। उस पॉपुलेशन से सी ऑलरेडी यहाँ पर बैठ चुका है और रिपीटेशन अलाउ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे बैठेगा वो सी के अलावा बाकी का बैठ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले ब्लैंक में फिल करने का 25 वे हो जाएगा, और इन चारों में से इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए तो 10 वेज, और यहाँ पे सोचो कि 5 बैठ गया, तो यहाँ पे इन तीनों में से 5 एक में भी नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पे 9 वेज, यहाँ पे सोचो कि 3 बैठ गया, तो यहाँ पर 8 वेज, और सोचो कि 4 बैठ गया, और यहाँ पर 7 वेज, ठीक है। सोचो कि यहाँ पर 2 बैठ गया। तो आप लोग शायद समझ ही चुके होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये सब ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो अभी इन दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बच्चों को जो मेन कॉन्फ्यूजन रहता है कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब एडिशन करना है, उस चीज़ का वो मैं अभी कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। बस इस वाले एग्जांपल को एक बार करने दो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 90, और यहाँ पे 56, और यहाँ पे 26 गुने में 25, ठीक है। तो कितना आता है एक बार चेक कर लेता हूँ। 90 गुने में 56, मल्टीप्लाई में 26, और मल्टीप्लाई में 25, ठीक है। क्या यहाँ पे आ जाता है 32,76,000। तो अब हम लोग इन दोनों केस के वैल्यूज को प्लस करेंगे, ठीक है। 676 2 3 4, और 3276 1 2 3 4, ठीक है। 676 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो आ गया 100 36 000, ठीक है। तो ये बन गया पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर। अभी बात आता है कि हम लोग एडिशन का भी यूज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का भी यूज करेंगे, ठीक है। अगर अगर कोई भी क्वेश्चन में केस बन रहा है, ठीक है, केस बन रहा है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन पे देख सकते हो कि केस 2 और केस 1, यहाँ पे दो दो केस बने हैं। केस 1 था रिपीटेशन नॉट अलाउड, और केस 2 था रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो उस केस में दोनों केसेस, एक रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस का दोनों केसेस को मतलब कि दोनों केसेस एक साथ करके जो आंसर आएगा उसको हम लोग उस रेस्पेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो एक साथ कैसे करेंगे, एक साथ करेंगे हम लोग एडिशन से, ठीक है। और अगर केस नहीं हुआ, और अगर एक केस का सिंगल मतलब कि एक केस का हमें रिजल्ट निकालना है, तो उस केस का हर एक डिफरेंट वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को समझाया पाया हूँ, ठीक है। इस वाले में यहाँ पर देख सकते हो कि सब कुछ आंसर से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो है थ्योरी कम है। मैं जो शुरुआत में बता रहा था कि थ्योरी बहुत ही कम है, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इस वाले नोट में आप लोग देखोगे थ्योरी वाला पार्ट बहुत ही कम है, जो सबसे ज़्यादा है वो है एग्जाम्पल वाला पार्ट, ठीक है। तो इस वाले नोट में जो भी क्वेश्चंस है एक बार बिना देख के करो, फिर आंसर एक साथ मैच करो। अगर नहीं मिल रहा तो देखो कि कहाँ पर गलत है, ठीक है ना। तो ये सब करके आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर कोई सा भी क्वेश्चन मेरा मतलब कि नोट में गलत है, नोट में कैलकुलेशन एरर है, तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। और ये वाला नोट जो है मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा जिस भी दिन ये वाला वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर ऑफ फिनिशेस इन ए रेस। ठीक है, ये वाला दूसरा एक एग्जांपल है। हमें यहाँ पे पता आना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो लिखा गया है स्टेटमेंट, देयर आर 8 एथलीट्स एज्यूमिंग P1 P2 P8। ठीक है, हर एक एथलीट को एक नंबर दिया गया है, जैसे कि एथलीट नंबर 1 को P1, एथलीट नंबर 2 को P2, एथलीट नंबर 3 को P3। ठीक है, ऐसा करके आठवां एथलीट, सारे एथलीट को हमने नंबर दिया गया है P1 P2 P3 P8। टुक पार्ट इन ए 100 मीटर रेस, what are the possible ways the athlete can finish the race assuming no ties। ठीक है, हमें एक भी टाई देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा एज्यूम करके चलना है। हमें ऑलरेडी कंडीशन बता दिया। तो अवेलेबल प्लेयर्स क्या थे? P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8। ठीक है, और अवेलेबल पोजीशंस क्या थे? तो एक बंदा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टाई के लिए तो मतलब कि टाई नहीं होगा, हमें ऑलरेडी हमें बता दिया। और एक बंदा जो है एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है, तो 8 बंदे के लिए 8 पोजीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे 8 पोजीशंस हमने ड्रॉ कर लिए। और यहाँ पे एक बंदा एक पोजीशन ही सिर्फ होल्ड कर सकता है, मतलब कि नो रिपीटेशन वाला केस। तो पहला वाला मतलब कि पहले वाले पोजीशन में P1 से लेके P8 कोई भी प्लेयर यहाँ पे बैठ सकता है। ठीक है, सोचो कि यहाँ पर प्लेयर नंबर 2 बन गया फर्स्ट, तो प्लेयर नंबर 2 जो है सेकंड नहीं बन सकता, प्लेयर नंबर 2 थर्ड नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऐसा करके जो सेकंड ब्लैंक पे जो बंदे बैठेंगे, सेकंड ब्लैंक पे बंदे बैठेंगे 7 बंदे, क्योंकि हम लोग P2 को ऑलरेडी यहाँ से हटा दिया क्योंकि P2 बन गया फर्स्ट। ये एक आर्बिट्री एग्जांपल है, सपोज आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑलरेडी लिख चुका हूँ। शायद मुझे जितना लगता है कि ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत है, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेना। लेकिन 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है, × 1, ये पूरा टर्म को हम लोग 8 फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, और 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को हम लोग डिनोट करते हैं 8 और एक एक्सक्लेमेटरी साइन से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाता है कि एक जनरल टर्म, फैक्टोरियल का जनरल टर्म जो है n फैक्टोरियल। सपोज कि आप लोगों को 5 फैक्टोरियल दे के रखा है, तो 5 फैक्टोरियल आप लोग अभी मतलब कि इसका वैल्यू निकालोगे कैसे? तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग 5 × 4 × 3 × 2 × 1 के हिसाब से लिख सकते हैं। तो 5 × 4 सॉरी, ओके, 5 × 4 आ जाएगा 20, और 3 × 2 आ जाएगा 6। तो इसका आंसर जो है वो 120 बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग 6 फैक्टोरियल की बात करें, तो 6 × 7 × 2 ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 30, यहाँ पर 12, और यहाँ पर सॉरी 2। ठीक है, तो यहाँ पर 24 और यहाँ पर 3। तो जो भी आंसर आएगा वो ही 6 फैक्टोरियल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एन फैक्टोरियल जो है, एन फैक्टोरियल को हम लोग कैसे निकाल, मतलब कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एन मल्टीप्लाई में n-1, मल्टीप्लाई में n-2, मल्टीप्लाई में जाके 1। ठीक है, ये दो चीज हमें मस्ट याद रखना पड़ेगा कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आता है। अभी डेरिवेशन में मत जाओ। ठीक है, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही आएगा, लेकिन 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आता है, ये चीज याद रखना। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 0 मत लिख देना। ठीक है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आता है, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 आता है, ये चीज अभी के लिए याद रख दो। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो 6 फैक्टोरियल को हम लोग 6 × 5 × 4 × 3 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये वाले पूरा चीज को हम लोग 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ये वाले पूरा चीज को 4 × 3 × 2 × 1, ये वाले पूरा चीज को हम लोग 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और 3 × 2 × 1 को भी हम लोग 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल को तोड़ने के मतलब कि बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे कि 6 × 5 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल क्या आएगा मतलब कि इसको तोड़ने के बाद 2 × 1 जो कि 2 ही आ जाएगा। लेकिन 3 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है वो 3 नहीं आता, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 नहीं आता। ठीक है, ये याद रखना, ये दिमाग में रखना। तो यहाँ पे कुछ मतलब कि टर्म को समझाने के लिए बहुत ही छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया गया है, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाती है कि परमुटेशंस। अभी हम लोग मेन टॉपिक के अंदर घुस रहे हैं, जिस टॉपिक के मतलब की हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो परमुटेशंस का मतलब क्या होता है? तो व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, रिपीटेशंस आर अलाउड या फिर नॉन रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड, दोनों केस में हम लोगों को परमुटेशंस यूज करना पड़ता है। और परमुटेशन का मतलब क्या है? इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट
ऑफ ऑल और सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। इस वाले स्टेटमेंट से एक चीज जो याद रखने का है वो है ऑर्डर, ठीक है। परमुटेशन जो है, परमुटेशन तब ही काम करेगा, तब ही काम करेगा जब ऑर्डर रिलेटेड टर्म्स दिया जाए, ठीक है। तभी परमुटेशंस काम करता है। यहाँ पे देख सकते हो, पहले हम लोग कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर भी मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस जो दोनों वीक है, वीक 5 और वीक 6, इन दोनों में बहुत ही कम थ्योरी पार्ट है। पार्ट जो है वो क्वेश्चन है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो क्विज टू या टर्म के पहले पहले। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जाम्पल जो है, हमें ए बी सी तीन चीज हम लोग लेंगे, ठीक है। और पॉसिबल अरेंजमेंट टेकिंग आउट ऑल एट ए टाइम, मतलब कि हम हमारे पास तीन चीज़ें ए बी सी, और हम लोग तीनों को एक ही साथ निकालेंगे, तो तीनों को कैसे अरेंज, मतलब कि कितने वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, तीनों को हम लोग तीन मतलब कि यहाँ पे तीन ब्लैंक्स हम लोग क्रिएट कर लेंगे इस वाले में, ठीक है। इस वाले में अगर बता दें कि रिपीटेशन, एक सेकंड मैं यहाँ पर जाके मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका कि ए बी और सी तीन चीज हमारे पास है, तो तीन चीज को हम लोग एक डब्बे में बंद करके रखे हैं अभी तक। तो हम लोग तीन चीज को एक ही साथ निकालेंगे, तो एक ही साथ निकालेंगे तो तीन चीज को रखने के लिए तीन जगह लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे तीन ब्लैंक क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी तो यहाँ पर डब्बे से निकल गया, तो मैं इसको डब्बे से बाहर कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या बैठ सकता है, यहाँ पे बी भी बैठ सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर बी भी बैठ सकता है, यहाँ पर ए भी बैठ सकता है, यहाँ पर सी भी बैठ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को अरेंज करने के लिए थ्री वेज हमें ऑलरेडी बता दिया। सोचो कि हम लोग लेट कर रहे हैं कि ऑलरेडी बता दिया कि रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। मैंने आर आई से रिपीटेशन अलाउड लिख दिया। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे अगर ए बैठेगा तो यहाँ पर ए बैठ सकता है, यहाँ पर भी ए बैठ सकता है, ठीक है। तो इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए भी तीन वेज है, यहाँ पे ए बैठ सकता है, बी बैठ सकता है, या फिर सी बैठ सकता है। तो इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए भी तीन वेज, और इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए भी तीन वेज। यहाँ पे ए भी बैठ सकता है, बी भी बैठ सकता है, सी भी बैठ सकता है, ठीक है। ये बात हुआ अगर रिपीटेशन अलाउड हुआ। क्या पता अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं हुआ, तो हम लोग पहले तो तीन ब्लैंक्स निकाल लेते हैं। तो पहला वाला तो सेम ही रहता है कि यहाँ पर इस वाले बैंक में ए बैठ सकता है, बी बैठ सकता है, या फिर सी बैठ सकता है, ठीक है। तो ए बी सी अगर बैठ सकता है, तो हम लोग इसको फिल करने के लिए हम लोग तीन वेज यूज करेंगे। और ठीक है, एक सेकंड, तीन वेज यूज करेंगे। और इस वाले ब्लैंक अगर यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर बी बैठ गया, तो यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो यहाँ पर बी तो बैठ नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे बी तो बैठेगा नहीं, तो यहाँ पर ए बैठेगा या फिर सी बैठेगा। तो इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए दो वेज है। और यहाँ पे सोचो कि यहाँ पर सी बैठ गया, तो यहाँ पर सी तो बैठेगा नहीं, यहाँ पर क्या बैठेगा, सिर्फ ए बैठेगा। तो इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए वन वे है। तो हम लोग टू और वन यहाँ पे लिख देते हैं। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड का जो आंसर है वो आ जाएगा सिक्स वेज, और अगर रिपीटेशन अलाउड का आंसर जो है वो आ जाएगा 27 वेज। इन दोनों का हम लोग मतलब कि एक जनरल फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी मतलब कि बता देंगे, ठीक है। बस लेक्चर को पूरा देखते रहो फुल कंसंट्रेशन के साथ। और हो सके तो मेरा नोट्स दे दूंगा, लेकिन अगर हो सके तो एक बार खुद का नोट्स बना लो। खुद का नोट्स नहीं हो सकता तो खुद का शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यही बात है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, और यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। मैंने दोनों समझा दिया। यहाँ पर सोचो कि एबीसी अब तो तीन चीज है, लेकिन यहाँ पे बता के रखा है कि टेकिंग टू एट ए टाइम, हम लोग एक साथ दो ही निकालेंगे। तो एक डब्बे के अंदर बंद है ए बी सी, और इसमें से हम लोग अभी सिर्फ दो ही निकालेंगे। सोचो कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि टेकिंग टू एट अ टाइम, तो यहाँ पर भी दो केस बनते हैं, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। हमें बता दें कि कोई भी दो मतलब कि डब्बे में से निकलेगा, लेकिन कौन सा दो डब्बे में से निकलेगा वो हमें नहीं बताया। तो दो चीज निकलेगा, तो दो चीज को बिठाने के लिए दो स्पेस हम लोग दोनों में क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बैठ सॉरी, इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए टू वेज है, ठीक है। और इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए भी टू वेज है। यहाँ पे देख सकते हो रिपीटेशन अलाउड है।
इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए 2 वेज, और इस वाले ब्लैंक को भी फिल करने के लिए 2 वेज। तो यहाँ पे टोटल आ जाता है 4 वेज। और यहाँ पे देख सकते हो अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड की अगर हम लोग बात करें, एक सेकंड, मैं शायद से कुछ गलत कर रहा हूँ। अच्छा, एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, मैं इसको अनकट डालूंगा तो कि आपको भी उस गलती का एहसास हो सके, क्योंकि मैं इसको अगर कट कर दूं और आप सेम गलती जब आप क्वेश्चन करोगे तो कर ही सकते हो। तो ये वाला गलती मत करना, ठीक है। देखो, हमें बताया गया कि एट ए टाइम टू ही हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन कौन सा टू यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं, मतलब कौन सा टू निकाल रहे हैं वो हमें नहीं बताया गया। तो इस जगह पे हम लोग ए भी पुट कर सकते हैं, बी भी पुट कर सकते हैं, सी भी पुट कर सकते हैं। तो इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए 3 वेज, और रिपीटेशन अलाउड है तो इस वाले ब्लैंक को भी फिल करने के लिए 3 वेज। तो 3 × 3 जो कि 9 वेज आ जाएगा। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो वो तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए 3 वेज और इस वाले ब्लैंक को फिल करने के लिए 2 वेज। तो टोटल जो आ जाता है वो 6 वेज बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 6 वेज, और रिपीटेशन अलाउड वाला केस मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे देख सकते हो कि चार चीज है, और चार चीज में टेकिंग टू एट ए टाइम अगर हम लोग करेंगे, टेकिंग टू एट नहीं, टेकिंग ऑल एट ए टाइम होगा। मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है यहाँ पे, मैं इसको अभी अभी सुधार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो टेकिंग फोर एट ए टाइम में दो दो रिप्रेजेंटेशन मैंने दे के रखा है। मैं ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी समझा के रखा है ऊपर। तो मैं बस अभी इनको पढ़ने जा रहा हूँ कि एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन है कि हमने ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 4 × 3 × 2 × 1 आएगा, जो कि 4 फैक्टोरियल के समान होता है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू हमने क्या बताया था, 4 × 3 × 2 × 1 ही तो बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 4 फैक्टोरियल आया है, और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो वो 24 वेज बन जाता है। ये तो था रिप्रेजेंटेशन 1। अब रिप्रेजेंटेशन 2 हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। ये बस एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, ये सब आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई सा भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बार समझ लो, ठीक है। क्या होगा अगर हम लोग ए को, बस ए को फिक्स कर दे, हमारे पास ए बी सी डी है, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ ए को फिक्स कर दिया। ए को हमने बोला कि ए जो है वो पहले वाले स्पॉट पे फिक्स्ड रहेगा। तो यहाँ पे 3 है, और 3 में बी सी और डी कोई सा भी बैठ सकता है। तो इस वाले स्पॉट को, तीनों स्पॉट को फिल करने के लिए 6 वेज। यहाँ पे अगर बी फिक्स है तब भी 6 वेज, सी फिक्स है तब भी 6 वेज, और अगर डी फिक्स है तो तब भी 6 वेज। और ये चारों जो है वो केस 1, 2, 3 और 4 हम लोग इजीली पकड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो अगर हम लोग चारों केस का वैल्यूज को अगर हम लोग प्लस करेंगे, 6 + 6 + 6 + 6, तो ऑलरेडी यहाँ पर 24 वेज आ जाता है, जो ही आंसर यहाँ पर आया था, ठीक है। तो आप लोग जिस भी रिप्रेजेंटेशन से अच्छी तरीके से समझो, आप लोग बस समझ लो, क्योंकि दोनों रिप्रेजेंटेशन का जो आंसर है वो सेम ही आता है, ठीक है। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार आप लोग खुद से करके, एक आर्बिट्ररी एग्जांपल आप लोग खुद से पकड़ के सॉल्व कर लो, ठीक है। अभी जो मेन पार्ट आता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, वो आता है परम्यूटेशन फॉर्मूला। अब परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। अगर आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ, आप लोगों को बोला कि आप लोगों के पास एन नंबर ऑफ पेन्स है, और बताया गया कि आप लोग आन नंबर ऑफ पेन जो है एन नंबर ऑफ पेन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो कितने सारे वेज से, वेज में आप लोग आर एन नंबर ऑफ पेन से आर नंबर ऑफ पेन्स एक्सट्रैक्ट करोगे। समझ नहीं आता, एग्जांपल से समझ आ रहा हो, ठीक है। आप लोगों को मतलब कि बोला गया है कि आप लोगों के पास 10 पेन है, और बताया गया कि उनमें से आप लोगों को 2 पेन्स बाहर निकालना है। तो कितने वेज में 2 पेन जो है बाहर निकलेंगे 10 पेन से, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि एन का वैल्यू जो है वो एक तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा आर में से, ठीक है। आप यही बताओ कि 10 पेन आप लोगों को दिया गया है, 10 पेन से आप लोग 20 पेन कैसे निकालोगे, ये तो मतलब कि वो है ना, इनवैलिड स्टेटमेंट है ना। आपके पास 10 पेन है और आपको बोला जा रहा है कि आप लोग, आपको 20 पेन लाने के लिए, तो वो तो आप नहीं ला सकते हो ना 10 पेन से। तो 10 पेन से आप लोग क्या कर सकते हो, 10 पेन से आप लोग 1 पेन ला सकते हो, 2 पेन ला सकते हो, 3 पेन ला सकते हो, ऐसा करके करके आप लोग 10 पेन तक, 10 पेन से 10 पेन ही ला सकते हो, 10 पेन से आप लोग 11 पेन नहीं ला सकते हो, ला सकोगे, ठीक है। तो
एन जो है वो हमेशा बड़ा या फिर इक्वल होगा आर से, ठीक है। और एन जो है वो एन तक हम लोग लेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और आर जो है वो लेट करते हैं गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें निकालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे एन हम लोग परम्यूटेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है एनपीआर से करते हैं। और एनपीआर का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये बन जाता है पूरा का पूरा फॉर्मूला। और यहाँ पे कुछ चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि NP0 का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर एन एन तो एन है, और जीरो को आर को हम लोग जीरो अगर लेट करें, तो हम लोग अगर फॉर्मूला में इसको पुट करें तो पहला है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस केस में एन माइनस जीरो फैक्टोरियल जो कि एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, जो कि वन बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग NP1 का बात करें तो एन फैक्टोरियल, हम लोग इसको यहाँ पर लिख के समझाते हैं कि हम लोग NP1 का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप लोग अगर देखो कि हम लोग अब आप लोग बोलोगे कि भैया आप तो कुछ भी नहीं कट रहा है, कटेगा। कैसे कटेगा मैं बता रहा हूँ। तो मैं जो बता रहा था कि सोचो कि NP1, दोबारा लिखते हैं। सोचो कि NP1 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि फॉर्मूला क्या था NPR का, अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर वाला तो पहले फैक्टोरियल वाइज बैठ जाएगा, और हम लोग अपॉन मतलब कि एक डिवाइड लगाकर नीचे लिखेंगे एन माइनस में आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही NP1 कैसे लिखेंगे, वन जो है वो आर को हम लोग वन लिखे हैं, ठीक है। तो ऊपर तो चला जाएगा एन फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल। आप लोग अभी आप लोग बोलोगे कि भैया आप तो कुछ भी मतलब कि कट ही नहीं रहा है, कटेगा। मैंने एन फैक्टोरियल को क्या लिखा था, हम लोग फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, जैसे कि सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स इंटू में फाइव इंटू में फोर इंटू में थ्री इंटू में टू इंटू में वन, ठीक है। तो हम लोग एन फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, एन फैक्ट सॉरी एन मल्टीप्लाइड एन माइनस वन मल्टीप्लाइड एन माइनस टू, और ऐसा करते करते वन तक, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हमें एन माइनस वन तक हमें इसको कट करना है, ठीक है ना। तो हम लोगों को मतलब कि रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। तो ये पूरा वाला टर्म जो है वो एन माइनस वन फैक्टोरियल ही तो है, ठीक है। तो हम लोग एन फैक्टोरियल को हम लोग एन मल्टीप्लाई में एन माइनस वन फैक्टोरियल इजिली लिख सकते हैं। तो एन मल्टीप्लाई में एन माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसको कट के जो एक सेकंड तो बता रहा था कि एन मल्टीप्लाई में हम लोग एन माइनस वन फैक्टोरियल, अगर एन माइनस वन अगर हम लोग काट कर ले तो आंसर जो है वो बन जाता है एन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आंसर जो है वो एन वेज आ जाता है। और एन पी एन का वैल्यू जो है वो जीरो आ जाता है, क्योंकि एन माइनस एन जो है नीचे जीरो आ जाएगा, और आंसर टोटल आंसर जो है वो जीरो बन जाएगा, ठीक है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया गया है, वो आप लोग देख लेना। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस वाले चैप्टर में आप लोग क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। इस वाले चैप्टर में जितना हो सके क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देने का। यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो ऊपर वाला जो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसीजर से एक रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया, और नीचे वाले में एक परम्यूटेशन फॉर्मूला से मैंने एक रिप्रेजेंटेशन शो किया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अगर अगर रिपीटेशन अलाउड है, जो फॉर्मूला है NPR एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर क्या होगा, अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड हमें ऑलरेडी किसी भी चीज़ में क्वेश्चन में बता दिया, और उसमें देख रहे हो कि उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब कि परमुटेशन लगेगा, तो उस केस में जो है जनरल फॉर्मूला बन जाएगा एन टू द पावर आर, ठीक है। सोचो कि एन का वैल्यू थ्री है और आर का वैल्यू टू है, तो जो और बता दिया कि रिपीटेशन अलाउड, तो जो इसका आंसर, इसका परमुटेशन जो बन जाएगा, इसका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा थ्री की पावर टू, जो कि नाइन वेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला याद रख लेना। यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मैंने एक समरी लिख के रखा है कि परमुटेशन फॉर्मूला इफ परमुटेशन इज अलाउड, तो एन टू द पावर आर आ जाता है, और परमुटेशन फॉर्मूला रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ऊपर क्या, हाँ रिपीटेशन ये लिख के रखा मैंने, सॉरी मैंने परमुटेशन इज अलाउड बोल दिया था, वो रिपीटेशन इज अलाउड होगा। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो वो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सपोज कि हमें दिया गया है ये वाला एग्जांपल, छोड़ो ये वाला एग्जांपल आप ऑलरेडी समझ जाओगे। मैं एक मतलब कि बड़ा वाला एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सोचो कि एक वर्ड है आप लोगों को दिया गया है, एक सेकंड, बनाना, ठीक है।
बनाना बोल के एक वर्ड आप लोगों को दिया गया है और बताया गया है कि मतलब कि कितने तरीके से आप लोग इसको रीअरेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही हम लोग बोल देते हैं कि क्या क्या है। बी है, ए है और एन है, ठीक है। बी, ए और एन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। और बाकी का तो सब रिपीटेशन में ही है। बी है एक बार, इसका कोई भी रिपीटेशन नहीं है। ए है एक, दो, तीन, ए है 3 बार और एन है यहाँ पर 2 बार, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग निकालें तो टोटल हमारे पास एलिमेंट कितना था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। और जितना टाइम्स, मतलब कि जैसे कि ए 3 बार रिपीट किया और एन 3 बार रिपीट किया, तो हम लोग उतने टाइम्स का फैक्टोरियल, उतने टाइम्स का फैक्टोरियल नीचे डिवाइड में पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बन जाएगा 6 × 5 × 4 और मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है वो 2 ही होता है। 3 फैक्टोरियल कट जाता है और यहाँ पर 2 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाता है 60 वेज से हम लोग बनाना वाले वर्ड को रीअरेंज कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक डेटा बोल के एक वर्ड का दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो कि डेटा को डी, ए और टी जो है वो 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। और इसको अगर हम लोग मतलब कि सिर्फ ऊपर अगर हम लोग देखें तो 24 वेज से हम लोग इसको कर सकते हैं। और नीचे जो है ए जो है यहाँ पे देख सकते हो 2 बार आ रहा है। तो इसको हम लोग डिवाइड में 2 फैक्टोरियल से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 वेज आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जनरल फॉर्मूला, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन ही ऑफ देम आर वन काइंड एंड रेस्ट इज डिस्टिंक्ट। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो अभी 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 हम लोगों ने देखा। यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स एक वर्ड दिया गया है, दूसरा एग्जांपल आप लोग जरूर से एक बार क्वेश्चन खुद से लगाना, ठीक है। आप लोग यहाँ पर जो एग्जांपल में जो क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर क्वेश्चंस देखना, फिर आप क्वेश्चंस के लिए खुद से इनिशिएट करना। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिसिंग फेज में हो, आप अभी कोई भी एग्जाम नहीं दे रहे हो तो कि सब क्वेश्चंस आपसे बनेंगे ही बनेंगे। एक बार खुद से ट्राई करना तो मस्ट है। फिर आप लोग यहाँ पे नीचे ही आंसर मैंने लिख के रखा है, यहाँ पर जाके चेक कर लेना। तो इसका आंसर जो है 50,400 आ जाता है, ठीक है। अभी जो हम लोग लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं वीक 5 का, यहाँ पे बता रहा है कि सर्कुलर परमुटेशन क्या चीज़ होता है। वी consider 2 cases, each selection is called a combination of 3 different objects taken 2 at a time, ठीक है। यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है डिफरेंट है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है सेम है। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट हम लोग तब घोषित करेंगे जब मिरर इमेज जो है दोनों का डिफरेंट ऑर्डर में रहेगा, और इन दोनों को हम लोग सेम घोषित करेंगे जब मिरर इमेज जो है दोनों का सेम ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। अभी देख सकते हो कि हम लोग एन के लिए सॉल्व कर रहे हैं पी वाले फॉर्मूला से, तो ये सब तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग एक बार देख लेना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे के रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक लास्ट वाले क्वेश्चन में एन का वैल्यू जो है, एन का वैल्यू अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी बता रहा है तो एन का वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुपीस ये सब अगर बता रहा है, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सपोज कि बताया गया है कि कितने टाइम में कंप्लीट किया, तो -5 मिनट्स में तो कंप्लीट नहीं किया, ऑब्वियसली 5 मिनट वाला ही होगा, तो हम लोग पॉजिटिव वाले को कंसिडर करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर दोनों ही टर्म पॉजिटिव आ जाए, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एन का वैल्यू जो है 5 था, ठीक है। तो एन का वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि 5 हो सकता है या फिर 5 से कम हो सकता है, ठीक है। एन का वैल्यू जो है, सॉरी आर का वैल्यू जो है वो एन का इक्विवेलेंट हो सकता है या फिर एन से कम हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो 3 तो एन से कम है, लेकिन 10 जो है वो एन से ज्यादा आ रहा है, तो 10 विल बी एलिमिनेटेड बिकॉज इफ वी कंसिडर 10, एन जो है वो आर से छोटा बन जाता है, ठीक है। तो यही था वीक 5 पूरा यही था। वीक 6 का वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय।